हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम 2025 के मेंस को लेकर एक स्ट्रेटजी लेके आए हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहले पढ़ना शुरू नहीं किया था या जो इस डायलेमा में थे कि उनका प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि मैम आगे हम किस तरीके से इतने कम टाइम में मेंस को एक प्रॉपर प्लान कर पाएँ। तो मैं एक अपने एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है आपके लिए एक स्ट्रेटजी लेके आई हूँ अपकमिंग 90 डेज़ के लिए, कि आप किस तरीके से इन 90 दिनों का अच्छे से यूटिलाइज करके मेंस को क्लियर करने के करीब पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप मेंस को पढ़ना तुरंत शुरू मत करिए। पहले आप 4-5 चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि आपको किस तरीके से एक प्रॉपर वे में पढ़ाई अपनी शुरू करना है। एक राइट स्ट्रेटजी जो होती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस देखना है कि आपके सिलेबस में किस यूनिट में क्या दिया हुआ है। सेकंड जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। आयोग को आप देखेंगे एक पैटर्न को 2014 से लेके अभी तक का, तो एक आपको एक स्तर समझ में आएगा आपको कि आयोग ने अपने क्वेश्चन आंसर के पैटर्न में एक जो मैं कहूँगी कि पहले बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, अब थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहले आता था कि सॉइल एरोजन के क्या कारण है, मृदा अपरदन के कारण बताइए, उनका प्रभाव बताइए। लेकिन अब वो इस तरीके से नहीं पूछते हैं। वो आपसे पूछेंगे कि मृदा अपरदन को कम करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकें क्या हो सकती हैं, इको फ्रेंडली तकनीक्स क्या हो सकती हैं। तो इस तरीके से पेपर के लेवल को हम बदलता हुआ देख रहे हैं। तो आपको अकॉर्डिंगली ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो आप देखिए पेपर्स को 1-2 दिन, तो आपको समझ में आएगा कि क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। तीसरा मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपने सोर्सेस को फिक्स रखिए अभी से। मतलब आपको जिस भी सब्जेक्ट के लिए जिस भी नोट से या बुक से जिससे भी आप प्रेफर करना चाहें, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आपको लास्ट टाइम तक फिक्स रखना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक बार इस सोर्स से पढ़ लिया, दूसरी बार आप किसी और सोर्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने सोर्स को एकदम फिक्स रखना है कि आप डे 1 से लेके आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले तक सेम सोर्स को फॉलो करेंगे। ठीक है। फोर्थ मैं आपको बोलूँगी कि आपको प्रॉपर आंसर राइटिंग करनी है। आप जिस दिन भी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं आपको रात में उसके आंसर्स लिखने ही हैं। आपको क्वेश्चंस बहुत जगह मिल जाएंगे। यदि आपको नहीं भी मिलते हैं तो आप खुद से क्वेश्चन जनरेट करिए कि क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, इसका क्या आंसर हो सकता है। तो आप इस तरीके से अगर करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा इन चीज़ों का। ठीक है। आपको रिवीजन उसी दिन करना है। मतलब आपने जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा है आपको उसका रिवीजन, मतलब आप चाहे उस टॉपिक को थोड़ा छोड़ दीजिए, लेकिन आपको 1-2 घंटे उसमें से बचाकर उसी दिन प्रॉपर रिवीजन करना है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपको रिवीजन मस्ट है, क्योंकि मेंस का सिलेबस इतना बड़ा होता है कि हम सेकंड साइकिल या थर्ड साइकिल में इतनी आसानी से नहीं आ पाते हैं। तो आपको इंश्योर करना है कि आपका रिवीजन प्रॉपर रहे। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उस दिन तो उसका रिवीजन हो जाए। तो एक साइकिल आपकी सेम डे ही कंप्लीट हो जाएगी, है ना। और फिर मैं आपको कहूँगी कि आपको फैक्ट पर जो डेटा हैं उन पर प्रॉपर ध्यान रखना है। आपको जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको अपना सिलेबस पता है कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। तो आपको सेम फैक्ट को एक डायरी बना लीजिए आप। तो आप सेम फैक्ट को जो आपका आंसर आप लिखेंगे अगर आप उसमें पुट करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। मैंने ऐसा देखा है कि जो मैंने मेंस दिए हैं, जो मेरे एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रही हूँ, मेरे दोस्तों ने भी बहुत मेंस लिखे हुए हैं, मेरे कॉन्टेक्ट्स भी ऐसे हैं। तो आजकल जो आयोग है वो इस पर फोकस नहीं कर रहा है कि आपने सारा पेपर अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, आपने लेंदी आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। वो आपकी क्वालिटी को भी चेक कर रहे हैं। आपने किसी आंसर में फेकेबाजी की है या फिर आपने किसी भी आंसर को लॉजिकल वे में लिखा है, इस सब चीज़ों पर बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आप देखिए कि मतलब इस तरीके से आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप न्यूज़पेपर डेली पढ़िए और जिस भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी नया अगर देखने को मिल रहा है तो वो अपने आंसर में आप बेशक पुट करिए। इससे आपका इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा और आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे। ठीक है।
और फिर मैं आपको ये बोलूँगी कि आप कीवर्ड्स, मतलब जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आप कुछ भी आगे के लिए मत छोड़िए, क्योंकि इतना कम टाइम है। आपको ये नहीं करना है कि अभी हम पढ़ लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें कब शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, हम सेकंड रीडिंग में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। आपको कीवर्ड प्रॉपर बनाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप हाईलाइट कर लीजिए उसको। जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये कीवर्ड है, या इसके बिना इस आंसर को नहीं लिखा जा सकता है, तो आपको उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते चलना है। और फिर आप जो रात में रिवीजन करने को मैंने बोला है, आपको उस कीवर्ड को जो हाईलाइटेड हैं चीज़ें आपके नोट्स में, आपको उसको प्रॉपर गो थ्रू करते जाना है। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी और कम टाइम में आप बहुत अच्छा करने के आसपास रहेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं कि मैम इतने कम टाइम में आसपास 90 दिनों के आसपास अब हमारे पास बचे हैं, हम पूरे सिलेबस को किस तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगी कि आप पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स्थ, इसको आप अपना संडे पर कंप्लीट करने की कोशिश करिए। मैं भी यही करती थी, जब भी मेरा संडे को मैं टेस्ट दे के आती थी, टेस्ट का प्रॉपर एनालाइज करती थी, और फिर खाना वाना खा के शाम का टाइम हमारे पास फ्री रहता है, तो हम उस टाइम पे एक ऐसे तो लिख ही सकते हैं, एक कोई भी आपके सिलेबस में ऐसे मेंशन किए हुए हैं कि किस टॉपिक पे वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं। और कुछ उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जैसे वो बेरोजगारी, महिला से रिलेटेड, है ना, शिक्षा से रिलेटेड, संस्कृति वाला, संस्कृति सभ्यता, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स दिए हैं आपके सिलेबस में जिससे आयोग हर बार ही क्वेश्चंस पूछता ही है। तो आपको उन टॉपिक्स को तो करके ही रखना है, मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि उस पर ही आप आंसर लिखें, लेकिन आप उसको इसलिए कर लीजिए कि यदि ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिस पे आप बहुत अच्छा नहीं लिख पाते हैं एट दैट टाइम, तो आपके पास कम से कम ये टॉपिक्स ऐसे रहें कि आप इस पे अच्छा लिख पाएँ, है ना। तो आप पेपर सिक्स्थ का कोई छोटा मोटा टॉपिक आप पढ़ लीजिए। अलंकार भी इतने लेंदी नहीं, अलंकार तो सॉरी हटा दिए हैं, रस लेके आए हैं, तो रस आप पढ़ लीजिए। मतलब एक एक टॉपिक मैं कहूँगी कि आप पेपर सिक्स का भी संडे को लेके चलिए, तो इससे आपकी पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स्थ की जो टेंशन है वो आपके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास बचेंगे सिर्फ पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री और पेपर फोर। चारों ही पेपर बहुत लेंदी हैं। आप किसी भी पेपर को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये पेपर टफ पड़ेगा या ये पेपर इजी पड़ेगा, है ना। तो आपको सबको प्रॉपर टाइम देना है। और अब आप 2 महीने को अपना डिवाइड करिए, और आप पेपर वन और पेपर टू कंप्लीट करने की, मतलब 1 महीने में कोई भी 2 पेपर कंप्लीट करने की आप कोशिश करिए, कि कैसे भी आप 2 पेपर कंप्लीट कर लें, है ना। थोड़ा बेटा हमें यहाँ पे स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम एक ही चीज़ को पढ़ने बैठे रहें। अगर हम हिस्ट्री पढ़ने के लिए लेते हैं, तो हम 3 महीने में सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। तो आपको इस चीज़ को दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि आप एक स्मार्ट स्टडी की तरफ आगे बढ़ें। आप इस तरीके से पढ़ाई करें जिससे आपको कम पढ़ने पे बहुत बेनिफिट हो, है ना। हिस्ट्री को हमें पूरा नहीं पढ़ना है, आपने प्रीलिम्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, तो आपको उसका बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अब जो भी चीज़ें सिलेबस में मेंशन है, आप हिस्ट्री को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करने की कोशिश करिए, और आंसर राइटिंग जितनी भी आप आंसर लिख सकते हैं, आप आंसर लिखिए, और आंसर लिखने के बाद आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करिए। ठीक है, कि किस में क्या था, कैसा था। तो आप हिस्ट्री को इस तरीके से प्रिपेयर करिए, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत लेंदी सब्जेक्ट हो जाता है, और ये इतना लेंदी सारा कवर करने का हमारे पास अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं है। तो ये सब आप इस तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि हमारे पास 80 दिन हैं, क्योंकि अपन को 10-15 दिन तो लास्ट के जो जून के आपको मिलेंगे, 19 जून से आपका पेपर है आई थिंक। तो जो भी आपको जून का टाइम मिलेगा, 9 या 19 जून, जब से भी आपकी एग्ज़ाम हो, तो आपको उसको तो प्रॉपर रिवीजन मोड के लिए ही रखना है, कि आप अपने सब्जेक्ट्स को रिवीजन कर पाएँ। तब तक आपके पास एक शॉर्ट नोट्स भी होंगे, और आपने कई बार उसका रिवीजन कर लिया होगा। हाँ, एक बात और मैं जो आपसे बोलना चाहूँगी, कि आपको ना एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कि आपको अपने पूरे दिन का जो भी आपका टाइम टेबल है, उसमें से आपको 1 घंटा ऐसा, 2 घंटे ऐसे रखने हैं कि 1 घंटा तो आपने जो आज पढ़ा है उसका रिवीजन हो, और 1 घंटा जो आपने कल पढ़ा था उसका रिवीजन हो। ठीक है, तो ये आपको इंश्योर करना है कि ये 2 घंटे आपके इस तरीके से पूरे दिन में डिज़ाइन रहें, ताकि आप अगर रैपिडली उसका रिवीजन नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप कम से कम 2 रिवीजन आपके इस साइकिल में हो जाएंगे, एक आध रिवीजन अपन अगले मंथ में कर लेंगे।
तो आपके एग्ज़ाम के पहले 4-5 रिवीजन हो जाना चाहिए, तब जाके आप कहीं वहाँ पे लिखने के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, है ना? तो इस तरीके से अगर हम जितने दिन हमारे पास है और जितना सिलेबस हमारे पास है उसके हिसाब से देखें, तो आपको 80 दिन में लगभग 40 यूनिट्स कंप्लीट करनी है। इस तरीके से आपके पास 1 यूनिट के लिए 2 दिन बैठ रहा है कि मतलब 2 दिन में आपको 1 यूनिट कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। तो आप अब ये अपनी तरफ मतलब अपनी हिसाब से देख लीजिए कि आप किस तरह से करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। ये मैंने मोटा-मोटा आपको बता दिया है कि आप इस तरीके से अपने मेंस की स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बेटा आंसर राइटिंग मस्ट है, आपको एक टेस्ट लिखना ही है, वेदर आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको अगर नहीं भी कर रहे हैं तो आप खुद से एक जो भी आपने पूरे सब्जेक्ट पूरे वीक में पढ़ा है सब्जेक्ट, उसके आंसर्स आप लिखने की कोशिश करिए। उसको जो मॉडल आंसर रहता है उससे पूरा एनालाइज करने की कोशिश करिए कि वो क्या दे रहे हैं मॉडल आंसर में और आपने क्या लिखा है, आप उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ना कि आपको इस पर फोकस करना है कि आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपके मार्क्स बढ़ क्यों नहीं रहे हैं, आपके फ्रेंड के मार्क्स कितने आ रहे हैं। ये सब चीज़ें यहाँ अप्लाई नहीं होती हैं, ये कहने की बातें होती हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ना रियल एग्जाम में ऐसा होता है। वहाँ जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जिसका कंटेंट अच्छा होगा, वो मेंस क्वालिफाई करेगा। तो आप जो भी ड्यूरेशन आपको मिला है उसको आप इम्प्रूवमेंट में लगाइए। आपको पैनिक भी नहीं होना है। पैनिक होना सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है जब भी हम किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। दे वांट ऑफिसर, है ना, उनको ऑफिसर चाहिए है। और वो किसी भी ऑफिसर को आप देखिए ना, उसके पास सबसे ज़्यादा जो कैपेसिटी होती है वो प्रेशर हैंडलिंग की होती है। आप फील्ड पे जाके क्या करेंगे, आपके पास इतने सारे काम रहेंगे, आप उसको हैंडल करना है कि आप कैसे उसको शांत होकर हैंडल कर सकते हैं। तो आप अपने अंदर वो क्वालिटीज़ लाइए। जिस दिन भी आपके अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाएंगी, आपका सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। तो अपने आप मेहनत करते रहिए, सही दिशा में आगे बढ़िए। आपको किसी भी मिथ में, किसी की भी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहूँगी कि जो मैंने बताया है आप उसको भी खुद से थोड़ा एनालाइज करिए कि मैं जो बता रही हूँ वो सही बता भी रही हूँ या नहीं बता रही हूँ। यदि आपको लगता है कि मैंने जो बोला है वो रेलिवेंट है, तभी आप मुझे फॉलो करिए। अदरवाइज़ आपको किसी को भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपनी एक स्ट्रेटजी बनाइए, आप उस पर वर्क करिए। आपको वो सेल्फ स्टडी जो होती है, जो हम खुद एनालाइज करते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इस बात को आज आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से। मैं अपने 4-5 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको अगर अपने लिए अच्छा लगता है, वो रेलिवेंट लगता है, देन आप उसको फॉलो करिए। अगर आपको रेलिवेंट नहीं लगता है, आप किसी और तरीके से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, तो देन आप उसके साथ आगे बढ़िए। कोई भी किसी की भी स्ट्रेटजी फॉलो करना नेसेसरी नहीं है। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपका बता दूंगी जो भी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन को प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।